नमस्कार दोस्तों, मैं एश आरती। यदि आप भी छात्र हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको यह विदित होगा कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी कितना महत्व रखती है। यदि हम करें सिविल सर्विस परीक्षाओं की, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बिहार, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी परीक्षा के लिए तो एनसीईआरटी अपरिहार्य ही साबित होती है। इसे हर हाल में पढ़ना ही पड़ता है। तो जैसा कि ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें मैं साइंस की 6 to 12 एनसीईआरटी कवर कराऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 से। आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो भोजन यह कहाँ से आता है। इससे शुरुआत करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ, जैसे देखिए, पूछा जा रहा है कि क्या क्या हम खाते हैं अपने डेली लाइफ में, हम क्या क्या भोजन लेते हैं, किस प्रकार का। तो विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची हम क्या खाते लिख लीजिए कि इसमें आप अपने दोस्तों का नाम लिख करके, और उसमें दिन भर में जो जो खाद्य पदार्थ वो खाते हैं उनको आप सूचीबद्ध। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? अब कह रहा है कि जो भी हम खा रहे हैं खाद्य पदार्थ, वो बना किससे है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल ले पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो संघटकों की आवश्यकता होती है। तो संघटक किसी खाद्य पदार्थ को तैयार करने में हम क्या क्या, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? संघटक कह रहे हैं, कंपोनेंट कह रहे हैं। और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल होती है। तो इसका मतलब हो गया कि सब्जी के संघटक कौन कौन से हैं? कच्ची सब्जी हो गई, नमक, मसाला, तेल। यानी कि हम उसमें जो जो भी डालते पदार्थ, सब्जी हो गया, तो उसे तैयार करने में जो जो चीजें उसमें मिलाते हैं उसे ही हम संघटक कहते हैं। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए चाहिए। इनको सारणी 1.2 में वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री 2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को भी सूची में जोड़ें। जैसे कि रोटी बनाया तो उसमें क्या क्या लगा? आटा, जल, कच्ची दाल। अगर दाल हम लेते हैं, दाल बनाते हैं तो उसमें कच्ची दाल लेते हैं, पानी लेते हैं, हल्दी मिलाते हैं, नमक डालते हैं। ये सब क्या हुआ? ये सब संघटक हो गया उसका। तो इस तरह से आप सूची में और भी खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं उसको जोड़िए और उसके जो संघटक हैं उसको लिखिए कि इसमें क्या क्या लगता है बनाने में, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब कह रहे हैं कि संघटक तो हमने जान लिया कि खाद्य पदार्थ को तैयार करने में
जो भी चीजें उसमें मिलाते हैं वो सब क्या है, संघटक हैं। अब कह रहे हैं कि ये आते कहाँ से हैं? खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। स्रोत का मतलब हुआ कि जो भी हम खाते पीते हैं उन्हें प्राप्त कहाँ से करते हैं, जहां से हम उस चीज को प्राप्त करते हैं उसे ही उसका स्रोत कहा जाता है। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। कह रहा है कि जो भी हम फल या सब्जियां खा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? हमको पौधों से मिल रहे हैं। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। तो गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? तो पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। तो उसका स्रोत क्या है? पौधे हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अब मान लीजिए जो कुछ चावल हैं, दाल हैं, अनाज, तो पौधों से प्राप्त हो गए। लेकिन कुछ जो अंडा, मांस, दूध, मछली, ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? तो ये प्राप्त हो रहे हैं हमको जंतुओं से। तो इन्हें जंतु उत्पाद या जंतुओं से प्राप्त भोजन कहते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। जानता उत्पाद का मतलब जंतु से प्राप्त उत्पाद, जैसे मछली हो गया, घी हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी इत्यादि इससे प्राप्त होते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ये जो सारणी बनाई गई है इसमें आप देख लीजिए, और इसमें जो भी लगती हैं आप करके सूची बना के एक जगह लिख लीजिए। और आगे हम चलते हैं कि हम घी, पनीर, दही का उपयोग क्या करते हैं? संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो बहुत सारे जंतु हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। तो दूध को भी दूध किससे प्राप्त होता है? हमको एक बैलेंस डाइट है जिसको हम किससे प्राप्त करते हैं? तो जंतु से प्राप्त करते हैं। तो अब हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वो किससे किससे मिलते हैं। उसका स्रोत क्या है? या तो पौधा है, नहीं तो जंतु है। यानी कि हम जो भी खाते पीते हैं या हमको वो पौधों से प्राप्त होता है, नहीं तो फिर जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अब आइए देखते हैं कि भोजन के रूप में जो पौधे हैं उनका कौन सा भाग हम प्रयोग करते हैं खाने में। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं। पुष्प मतलब जैसे उसका फूल हो गया, यानी कि आपने कभी सीताफल, काशी फल जो उसको कहते हैं, कोहड़ा भी कहते हैं गांव की भाषा में, उसे अगर उसके फूल को चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तल कर पकौड़ा बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं। यानी ये कह रहा है कि हम पौधे के कौन कौन से भाग को खाते हैं? हम कभी उसकी पत्तियों को खाते हैं, जैसे पालक वगैरह हो गया, पालक, चौलाई और इस तरह की जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। और उसके तने को भी खाते हैं, जैसे गोभी है, उसका कई प्रकार की गोभी आती है, फूल गोभी और कैबेज टाइप की जो गोभी पत्ता वाली होती है। और फिर उसका कुछ तना टाइप का एक फूला फूला होता है, उसका भी प्रयोग हम खाने में करते हैं।
और फिर करें कि जो उसका फूल है वो भी खाया जाता है, कभी कभी उसकी जड़ को खाया जाता है, जैसे मूली वगैरह, गाजर वगैरह हो गया। तो कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कभी कुछ पौधा ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि सरसों है, तो उसका बीज से क्या प्राप्त होता है, हमें तेल प्राप्त होता है। और इसकी पत्तियों पत्तियों को हम क्या करते हैं, साग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो साग भी उसका क्या हो गया, साग भी उससे मिलता है और उसके बीजों से तेल भी मिलता है। तो यानी कि उसका दो भाग, एक से ज्यादा दो भाग हम खाते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आप सोचिए कि और कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम दो या दो से अधिक भाग को खा सकते हैं, खाया जाता है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिसका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो सारणी 1.4 आप लोग ये देख लीजिए कि खाद्य पदार्थ, जैसे बैगन का भरता लिखा है, उसके संगठक क्या है, उसमें कौन कौन सा चीज लगता है बनाने में, और वो किस भाग से, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जैसे बैगन है तो वो क्या है, वो फल है, यानी पौधे के किस भाग से, फल से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप उसको देखेंगे। उसके बाद मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। करें मूंग या चने का कुछ सूखा बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरकर एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना आपको दिखाई देती है, बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। तो अंकुरण आप इस तरह से समझ सकते हैं। अंकुरित होने का मतलब कि जब बीज को, चना हो गया, मूंग हो गया, कोई भी दाल है जो सबूत है, खड़ी है, उसको तो भिगो देते हैं। भिगोने के बाद अगर रख दिया जाए एक दिन के लिए गीले कपड़े में लपेटकर, तो उसमें से छोटी छोटी व्हाइट कलर की सफेद सफेद संरचना आ जाती है, उसे अंकुर कहते हैं। और उस बीज को अंकुरित कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को अंकुरण कहा जाता है। यदि नहीं, तो आप बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं, और इनमें कुछ मसाले मिलाने पर ये खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। कह रहे हैं कि क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, यानी कि मकरंद का मतलब होता है मीठे रस, फूलों का जो मीठा रस होता है, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां क्या करती हैं, जैसे मान लीजिए जो फूल है वो कुछ मौसम में ही आते हैं ना, साल भर तो पूरे फूल लगते नहीं हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं और छत्ते में उसको भंडारित कर लेती हैं कि साल भर उसका प्रयोग हम कर सकें। इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
तो शहद आपको पता है कि शहद क्या होता है, हमको कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से, जो कि क्या होता है? फूलों का मीठा रस होता है, जिसे मकरंद भी कहा जाता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। कुछ अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते देखा है? कह रहा है कि जो जंतु हैं वो क्या खाते हैं। हमने ये तो देखा कि हम क्या क्या खा रहे हैं, कहाँ से भोजन का स्रोत क्या है, कहाँ से हमको मिलते हैं। अब जो है पूछ रहा है कि जंतु आपने जो पाले हुए हैं, क्या आपने उन्हें देखा है कभी खाते हुए कि वो क्या खाते हैं? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप उस लीजिए कि इसमें जो दिया हुआ है, भैंस, गाय, बिल्ली, चूहा, शेर, बाघ, ये सब क्या खाते हैं? जैसे भैंस का बताया है कि क्या खाता है, खाए जाने वाले भोजन क्या है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? तो जीव जंतु। अच्छी दूध पीती है। और इसी तरह से जो शेर है, बाघ है, मकड़ी है, छिपकली है, ये क्या खाते हैं? तो आप इनकी सूची बनाएं और पता करें कि ये क्या खाते हैं। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को शाकाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए और इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ने जितने भी जो हम लोग भोजन खाते हैं, चाहे कोई भी जंतु हो, खा रहा हो या मनुष्य हो, तो वो 3 तरह के श्रेणी में रखा जाता है। या तो वो शाकाहारी होगा, नहीं तो फिर मांसाहारी होगा, या तो फिर सर्वाहारी होगा। तो शाकाहारी कौन होगा? शाकाहारी ऐसे लोगों को कहते हैं जो क्या खाते हैं? जो शाक से, पौधों से, पेड़ पौधों से जो उत्पाद मिलते हैं उनका भोजन करते हैं, उन्हें सेवन करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहते हैं, जो शाक और मांस दोनों खाते हैं, यानी कि पौधों से भी प्राप्त भोजन को खाते हैं और जंतुओं से भी, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वाहारी की श्रेणी में रखते हैं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसे उपाय भी हमें खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आइए थोड़ा इसको हम समराइज करते हैं। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये कुछ शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द घूमता है। उन शब्दों को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये शब्द हैं संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो ये शब्द जो कि हम आपको बीच में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। इस संघटक क्या है? संघटक क्या है? जब कोई चीज किन्हीं चीजों को मिला के बनती है, 2 या 1 या जो भी, तो उसे उसका संघटक कहते हैं। जैसे भोजन बनाने में मैंने उदाहरण दिया था कि चावल को पकाने में क्या करते हैं? पानी लगता है, कच्चा चावल लगता है। तो वो पानी और कच्चा चावल दोनों क्या है? वो चावल का, पके हुए चावल का क्या है? संघटक है। तो ये संघटक हो गया। खाद्य क्या है? मतलब खाने वाली जो चीजें हैं, जो भी हम खाते हैं, चाहे वो जंतु से प्राप्त हो या फिर पौधों से प्राप्त हो,
उसको क्या कहते हैं, तो वो खाद्य। मकरंद का मतलब मीठा रस फूलों वाला मैंने बताया था कि जिसे मधुमक्खी इकट्ठा करके और छत्ते में भंडारित करती है, वो शहद कहलाता है। और अंकुरित बीज मैंने बताया है, जो कि मूंग का उदाहरण दे करके, मूंग या चना को जब हम भिगो करके और कुछ एक दिन के लिए गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं, तो जो सफेद कलर की संरचना उससे निकलती है, उसको क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, अंकुरित कहते हैं, अंकुरित बीज कहते हैं, या अंकुर कहते हैं, जो व्हाइट वाली संरचना उसमें से निकलती है। और शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुरंत, कि जो पौधों से बनी चीजों को खाते हैं वो शाकाहारी हो गया, और मांस खाने वाले मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी। तो यहीं पे आज ये क्लास समाप्त होती है, और अगला चैप्टर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।